हे गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर यूडी चारण एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए नीट के लिए, बायोलॉजी को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहली जो बेसिक चीज़ आप जानते हो, नीट की कोई भी एग्ज़ाम की अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम का लेवल क्या है, ठीक है, और इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। तो नीट इस मामले में बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, और स्पेशली बायोलॉजी के लिए तो फिर कहना ही क्या, एनसीईआरटी माता ही है बस, और कुछ नहीं है। तो एनसीईआरटी से ही सब कुछ पूछा जाएगा और एनसीईआरटी पढ़नी है, ये सब जानते हैं। पर सारे स्टूडेंट्स उस लेवल के नहीं होते कि सीधा ही एनसीईआरटी समझने लग जाएंगे। तो आपको उस हिसाब से लेक्चर भी लेने पड़ेंगे टीचर्स के कि भाई हाँ क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं। तो उसमें एक डाउट मोस्ट कॉमन निकल के आ रहा है, उसी वजह से मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। मुझे बहुत से लोगों ने पूछा कि जो टीचर्स कोचिंग में हो या ऑनलाइन हो, थोड़ा बहुत भी जो आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ाते हैं वो पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो इसके रिप्लाई में मैं आपको बोलूँगा कि यार वो आपको समझना है। अगर आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी का कुछ इंफॉर्मेटिव चीज़ें रटने को कोई बोल रहा है तो वो आप मत रटो। आपको जब रटने की बारी आएगी तो अपन केवल एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जब समझने की चीज़ें हो तो वो क्या होती है, एनसीईआरटी की जो डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है उसको इजी बनाने में बहुत ही ज़्यादा कारगर होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो क्या करती है, अपनी एनसीईआरटी की चीज़ को इजी बनाने के लिए अपन को आउट ऑफ एनसीईआरटी उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। तो जो क्लास में टीचर पढ़ाता है आउट ऑफ एनसीईआरटी वो अपन को फॉलो करना चाहिए बच्चों, ठीक है। जैसे स्पेशली जूलॉजी वगैरह के अंदर होते हैं या बॉटनी में जैसे प्लांट फिजियोलॉजी, ये बहुत से डिफिकल्ट टाइप से चैप्टर लगते हैं जब अपन एनसीईआरटी की लाइंस डायरेक्ट पढ़ने जाएंगे तब। तो पहला तो ये होता है कि एक बार कॉन्सेप्ट को समझने में अपन को कहीं कंजूसी नहीं करनी चाहिए। यार मैंने कोई चीज़ आपको कॉन्सेप्ट या कोई मैकेनिज्म समझाई, ये माइक कैसे काम करता है, मैंने इसके बारे में अगर आपको समझाया और आपको वो समझ में आ गया तो उसमें क्या बुराई है। अगर मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ इसके सीरियल नंबर ये है, वो रट लो, वो इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ एनसीईआरटी की मत रटो आप, ठीक है। वो अगर कुछ भी आएगा तो एनसीईआरटी में से ही आएगा, तो आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ भी नहीं रटना है बच्चों, ठीक है। तो इतना तो आप कर ही सकते हो आउट ऑफ एनसीईआरटी। उसके बाद क्या आती है बात एनसीईआरटी पढ़ने के बाद कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बायोलॉजी में कहाँ से करें, कैसे करें। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको बायोलॉजी में अगेन वही बात है कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करने हैं, ज़्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले नहीं करने। एनसीईआरटी बेस्ड में डिफ़िकल्टी लेवल में आप ऊपर जा सकते हो। बहुत सी बुक्स हैं एनसीईआरटी बेस्ड जिसका डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही है पर उनका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, थोड़ा हाई है, तो वो आप फॉलो कर सकते हो। पर करने आपको क्वेश्चन हमेशा एनसीईआरटी बेस्ड ही है, चाहे डिफिकल्टी लेवल आप अगर ज़्यादा। एक क्रिकेटर जब प्रैक्टिस करता है ना तो जिस स्पीड की मशीन से उसके सामने जो बॉल आती है उस स्पीड की कोई बॉलर आज तक फेंक ही नहीं पाया, वैसी आती है। तो उसको कभी वो मतलब नॉर्मल लाइफ में क्रिकेट में उसको कभी वो बॉल मिलेगी नहीं, फिर भी वो प्रैक्टिस करता है ना। तो ऐसे ही आप कर सकते हो उस लेवल का, चाहे क्वेश्चन आपको नीट एग्जाम में ना मिले पर प्रैक्टिस करना में कोई बुराई नहीं है। तो क्वेश्चन आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है। फिर एक क्वेश्चन मेरे सामने, मैं जैसे सीकर लोकल यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है उसमें पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ के कुछ बच्चों ने मेरे से पूछा कि यार अगर हम कि आउट ऑफ एनसीईआरटी ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ कोचिंग में कई बार नंबर नहीं आते। कुछ टीचर्स होते हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी पेपर बनाते हैं। तो भाई पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आपको कोचिंग के टेस्ट में मार्क्स लाने हैं या नीट में। जब आपको पक्का पता है कि नीट में आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आएंगे तो आउट ऑफ एनसीईआरटी के इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपको नहीं रटनी है, ज़्यादा नहीं लर्न करनी है। बस जो अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें हैं, जो समझने वाली चीज़ें हैं जिससे आपकी एनसीईआरटी इजी होती हो। आउट ऑफ एनसीईआरटी का वो कंटेंट नीट में नहीं आएगा, पर जो एनसीईआरटी नीट में आ रही है वो आपकी उस कंटेंट की वजह से क्या हो रही है, इजी हो रही है। तो आपको वहाँ आउट ऑफ एनसीईआरटी जाना चाहिए। फिर अगर बात करें एनसीईआरटी की तो उसमें तो कुछ भी नहीं छोड़ना है। चाहे वो साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन होता है ना, वहाँ से भी नीट ने क्वेश्चन उठाया है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी रहनी चाहिए। फिर शॉर्ट नोट्स की अगर बात करें तो बायो में ज़्यादा शॉर्ट नोट्स काम नहीं करते, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ने जाओगे तो वहाँ हर लाइन में क्वेश्चन बनेगा, तो वहाँ ज़्यादा शॉर्ट नोट्स नहीं काम करेंगे। बहुत छोटी छोटी सी 2 बुक है, आपको बहुत बार उनको मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करनी ही पड़ेगी। फिर आप रिवीजन में फिर क्या करें, शॉर्ट नोट्स अगर काम नहीं कर रहे तो क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करें। तो इसमें आप इस टाइप की स्ट्रेटेजीज यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर जैसे आपने आज जिस चैप्टर को पढ़ा है ना, तो आज ही इसके क्वेश्चन आज मत लगाओ। आज तो अभी अभी पढ़ा है, याद होगी ना चीज़ें, नेक्स्ट वीक में इसके क्वेश्चन करो। फिर कोई चैप्टर बहुत पुराना रह गया है तो आप क्या करो, अभी पढ़े हुए काफ़ी दिन हो गए, जब पढ़ा था तब आपको पूरा लग रहा था कि हाँ यार अच्छे से पढ़ा था चैप्टर, तो उसके क्वेश्चन अब करो 10 दिन बाद,
तो अब पता चलेगा ना कि भाई कहाँ मिस्टेक हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन गलत कर करके आपका रिवीजन और अच्छा होता जाएगा। या फिर किसी दूसरे का मॉक टेस्ट सोल्व कर लिया, खुद का नहीं, खुद की कोचिंग का नहीं, किसी दूसरे दोस्त का कर लिया, किसी ऐप का, जहाँ से भी आप, या फिर एक्सरसाइज सोल्व कर ली, कोई एक्सरसाइज छोड़ के रख ली, पहले करी नहीं थी जब चैप्टर चल रहा था, बाद में कर ली, ठीक है, या फिर बाद में ऐसे रीडिंग लगा ली। और एनसीईआरटी की जैसे ही आप बार बार जितनी बार रीडिंग लगाओगे ना, आपको हर बार ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ नया मिल रहा है, और ये मिलता ही जाएगा। इवन मैं तो जब लास्ट के टाइम में, जब मैं एग्जाम से 5-6 दिन पहले तक भी पढ़ रहा था ना, तब भी लग रहा था यार इसमें ये लाइन पढ़ी हुई थी क्या मेरी सच में। कुछ चैप्टर्स बहुत ज़्यादा टेक्निकल होते हैं, उनमें तो बहुत सारी चीज़ें हिडन रह ही जाती है लास्ट तक। फिर अपन अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मेन एग्ज़ाम, तो वहाँ पे अपन को बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखने पड़ेगी। ये 2 चीज़ें बायो में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। अपन सबसे ज़्यादा जो स्पीड है ना नीट में, वो बायो में ही रख सकते हैं। विद इन द सेकंड क्वेश्चन को टिक करके जाता है। 1 वर्ड सिंगल वर्ड आंसर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट उनको पता है यार ये इसका आंसर, ठीक है, विद इन द सेकंड 2 सेकेंड लगाए बस, और आंसर अपन ने क्लिक कर दिया। तो सबसे ज़्यादा स्पीड अपन बायोलॉजी के अंदर ही मेंटेन कर सकते हैं, और वो अपने आगे पूरे पेपर में काम आएगी, टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेगी। ये बायोलॉजी 50% है, लेकिन स्पीड का मतलब ये कतई नहीं कि अपन आप इसमें सिली मिस्टेक्स करते जाओ। आपको स्पीड के साथ जो मैं दूसरी चीज़ बताने वाला हूँ वो ध्यान रखना, एक्यूरेसी। आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी। अगर उसी स्पीड के चलते 2-3 क्वेश्चन आते आते गलत कर दिए, तो फिर गए आप तो रैंक में पीछे। एक एक नंबर से कितनी रैंक पीछे जाती है आपको पता है। 3 क्वेश्चन 15 मार्क्स का लॉस आ जाएगा, 3 नेगेटिव और 4 उस क्वेश्चन के मार्क्स, ठीक है। तो आपको स्पीड के साथ साथ क्या मेंटेन करके चलना है, एक्यूरेसी भी मेंटेन करके चलनी है बच्चों। एक्यूरेसी आपकी अच्छी होगी तभी आपका रिजल्ट बन पाएगा। अब एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन करें, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं जैसे बायोलॉजी के अंदर, तो सारे स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ें। जहाँ पे ऐसे पूछ रखा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग दिस, तो नोट को ऐसे सर्कल कर लो। इस टाइप से आपकी मतलब एक अप्रोच पूरी चेंज होनी चाहिए एकदम। जैसे रिफ्लेक्स आता है ना जो गाड़ी वगैरह चलाते हैं, एक्सलरेटर से ब्रेक पे कब कैसे अपना पैर चला जाता है, उसी टाइप से आपके रिफ्लेक्सेस में आ जानी चाहिए बायोलॉजी, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्पीड आप इसी सब्जेक्ट में खींच सकते हो। तो ये सारे टिप्स आपको फॉलो करने हैं अपने एग्जाम्स के अंदर और ड्यूरिंग द नीट प्रिपरेशन। देखना आपका रिजल्ट अलग ही होगा। और एनसीईआरटी को भी अलग ही तरीके से पढ़ना शुरू करो। एक दूसरे से जो भी हिडन चीज़ मिलती है अपने दोस्तों को बताओ कि ये क्वेश्चन पता था तेरे को, ये पता थी तेरे को, और उस क्वेश्चन में कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो भी चीज़ आप सोचा करो, लिंक करके चीज़ें देखा करो। जैसे अपन ने पता है कि भाई जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर था जिसमें NIF था, वो क्या करता था, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता था, ठीक है। तो इसमें विटामिन B12 आगे क्या काम करता है अपनी बॉडी के अंदर, जो इरिथ्रोपोइसिस वगैरह में काम करता है, तो उसकी कमी से क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। तो अगर जो सेल NIF सिक्रेट कर रही है उसमें कोई दिक्कत होगी तो वो एनीमिया को भी लिंक कर सकती है। ऐसे इंटरलिंक थोड़े थोड़े क्लिनिकल क्वेश्चंस अभी से नीट में आने लग गए, आपको पता ही होगा। तो ऐसे थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इस टाइप से सोचो। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस एनसीईआरटी बेस्ड, डिफिकल्टी लेवल में फिर से कह रहा हूँ हाई हो सकता है, पर क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन में आप बायोलॉजी पढ़ने जाओगे ना, बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, कुछ भी मतलब कुछ भी चीज़ें आती रहती है, तो उनको थोड़ी पढ़ना है अपन को फॉलो तो एनसीईआरटी ही करनी है। पर एनसीईआरटी में ही अपन को क्या देखना है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के क्वेश्चंस करने हैं, समझ गए, ठीक है। और बस इतनी चीज़ें, ये सब ध्यान रखो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।